So I'm just starting a fast revision on histology. Only key identification feature and key viva points I'm going to cover in this histology session. Suprarenal has zona, glomerulosa, fasciculata, reticularis and medulla. They will ask you difference between cells of cortex versus cells of medulla. कॉर्टेक्स और मेडुला के सेल्स का डिफरेंस क्या है? वन थिंग, कॉर्टेक्स सिक्रीट्स द हार्मोन्स एज पर नीड. मेडुला स्टोर्स द हार्मोन. कॉर्टेक्स does not store the hormone it produces. Cortex produce corticosteroids and this produce epinephrine and norepinephrine. Okay? Therefore, the medulla cells will show granules. Cortex cells will not show granules. Cortex cells will not show granules. The secretions of cortex are lipids based and therefore they will have a smooth endoplasmic reticulum. Secretions of medulla, it is proteinaceous and therefore it will have a rough endoplasmic reticulum. ओके, ये आपको लाइफ लॉन्ग याद रखना है कि दिस प्रोड्यूसेस हार्मोन्स एज पर नीड. गवर्नमेंट की तरह है थोड़ा सा, समथिंग लाइक अ बैड गवर्नमेंट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्टेट और समथिंग. किसी स्टेट में भूकंप हो जाता है तो एनजीओज आ जाते हैं, एनजीओज फिर वो काम करने को चालू करते हैं. बराबर है कि नहीं? एनजीओज, डॉक्टर्स फॉर यू, आरएसएस, स्वयं सेवक, सब कुछ काम कर रहे हैं. फिर जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय बोलता है क्या करने तो इन लोग को करना है, बट सडनली फिर वो सब होने के बाद वो चले जाते हैं. फिर उसको समझ में आता है सब चले गए, अभी मुझे काम करना पड़ेगा. कॉर्टेक्स इज लाइक दैट. व्हेन यू गिव स्टेरॉइड्स एक्सटर्नली, कॉर्टेक्स स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग स्टेरॉइड्स. तो इसके लिए पेशेंट को जब आप स्टेरॉइड्स पे रखते हो, यू स्टार्ट समबडी ऑन 50 milligrams of steroids, whatever the dose is, you have to always taper it. When you want to stop the steroids, then give 40, then give 20, then give 10, then give 5, 2. So body starts realizing, oh, this dose is reducing, now I need to produce steroids. स्टीरॉइड्स आर नेसेसरी फॉर डे टू डे फंक्शंस. इसके लिए स्टीरॉइड्स मत लो. अपने बॉडी में स्टीरॉइड्स प्रोड्यूस होते हैं. नहीं तो आपको अगर बॉडी बीडी बनाना है सलमान खान की तरह, तो यू मे फील कि स्टीरॉइड्स अपने बॉडी में ही प्रोड्यूस होते हैं. एक्सटर्नल स्टीरॉइड्स देते हैं तो आपका इंटरनल प्रोडक्शन बंद होता है. तो आपका अगर किसी के साथ झगड़ा है, रोल नंबर 150, क्या नाम है वापस बोल? हुसैरिम का और अंकित का झगड़ा है. सपोज डॉक्टर अंकित बाजू में बैठा है ना, अंकित ना, और फिर वो सामने सामने क्लिनिक खोल के बैठे. हुसैरिम ने पेशेंट को स्टीरॉइड्स पे रखा है और फिर वो कुछ उसको इतना इफेक्ट नहीं आया, तो अंकित के पास गया. बोलता है ये सामने वाले डॉक्टर से इलाज कर रहा हूँ, 1 महीने से कुछ उपाय नहीं हो रहा है. अंकित अरे वो फालतू है, उसका प्रिस्क्रिप्शन मैं दूसरा दे. तो वो सामने वाले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन फाड़ने से पहले देखो कि उसमें उसने स्टीरॉइड्स दिया है क्या. अंकित आपको याद रखना है, हुसैनिम ने उसको स्टीरॉइड दिया है कि नहीं, बिकॉज उसने उसको 50 मिलीग्राम स्टीरॉइड पे डाला है. आपने उसको कल से स्टीरॉइड्स बंद किया, सडनली ही विल गो इनटू शॉक.
Okay, so steroid dose always has to be tapered, because when you give external steroids, internal steroid production of the body stops. When you taper the dose, body starts realizing, and therefore it starts producing steroids again. This happens in what? Cortex or medulla? Cortex. मेडुला में एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन. इसके लिए हम लोग तो कांस्टेंट एड्रेनालिन पे रहता है, बिकॉज इट इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ ग्रैन्यूल्स. इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रैन्यूल्स. तो ये डिफरेंस है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ग्रैन्यूल्स इन, yes, Dr. Gupta, granules in medulla, no granules in the cortex. Okay, chalo. So this is about suprarenal, the key points. मैं इधर आपके लिए डायग्राम्स वगैरह नहीं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ये आपको ऑलरेडी सिखाया गया है. आई एम जस्ट काइंड ऑफ समराइजिंग इट. पिट्यूटरी, अगेन ऑफ कोर्स इसमें आपको एक एम्ब्रियोलॉजी का क्वेश्चन भी पूछेंगे सुप्रारीनल में. व्हाट इज डिफरेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला? मेडुला डेवलप्स फ्रॉम न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, cortex develops from mesoderm. Cortex develops from mesoderm. And same is true with the next organ which we are talking about, and that is pituitary. Anterior pituitary and posterior pituitary. Anterior pituitary develops from Rathke's pouch, ectoderm, from oral ectoderm. Posterior pituitary is just an extension of hypothalamus. Okay, so therefore this posterior pituitary and then intermediate, there are just colloid. This colloid is the identifying feature. In the pars intermedia you see colloid filled vesicles. This is the identifying feature. एंटीरियर पिट्यूटरी हैज क्रोमोफोर. ये मुझे आपको ज़्यादा, मैं इस पर टाइम नहीं स्पेंड करूंगा बिकॉज 12th में आपने ऑलरेडी सीखा. क्रोमोफिल सेल्स एंड क्रोमोफोब सेल्स. ओके, फिलिया इज अट्रैक्शन. ओके, दिस इज वन वे मेडिकल स्टूडेंट्स कैन प्रपोज. आई एम फीलिंग फिलिया टुवर्ड्स. फिलिया इज अट्रैक्शन. फोबिया जो आप यूज बोलते हैं, एग्जाम फोबिया, सेकेंड टर्मिनल फोबिया, और वेकेशन फिलिया. ओके, so that philia is that. So there are chromophil cells and chromophobe cells. Chromophil cells are of 3 types. What are they? Acidophils, basophils and neutrophils. What are the 2 types of acidophils? बोलो, what are the hormones they secrete, acidophils? Basophils, what do they secrete? 12th standard है ये, 12th में था. Acidophil secrete? Yeah, it secretes growth hormone, somatotrophs. And basophils, what do they secrete? Acidophils also secrete thyrotrophin. Basophils, what do they secrete? Corticotrophin. Okay, ठीक. Neutrophils कुछ secrete करते हैं. Then there is one more hormone, gonadotrophin hormones. Okay, so this all is secreted by chromophil cells. Chromophobe cells are nothing but they are retired chromophil cells. वो रिटायर हो गया, अभी सीक्रेट कर करके थक गया, अभी बोले अपना हो गया काम. ओके, posterior pituitary has axons, unmyelinated axons coming from supraoptic and paraventricular nucleus. Supraoptic and paraventricular, ये एक्सॉन्स यहाँ पे आते हैं और ऐसे उनके जो लोअर एंड है ऐसा बड़ा हो जाता है.
हार्मोन ये एक्सॉन्स के साइड से आते हैं और यहाँ पे स्टोर होता है हार्मोन. Therefore you see granules at the lower end of the axons, and these are called as Herring bodies. Herring bodies contains axon which contains hormones which has come down from supraoptic and paraventricular. SVPO, supraoptic secretes vasopressin, paraventricular secretes oxytocin. Anterior pituitary is controlled by which nucleus? By hypothalamo-hypophyseal portal system, infundibular nucleus of hypothalamus. There is a portal system at 3 places. One is liver, second is hypothalamus, third is suprarenal. Okay. These portal systems are there so that they take the hormone into the circulation. Okay. And then there are supporting cells which are called as pituocytes. Supporting cells called as pituocytes. So in the posterior pituitary there are axons. Axons are dilated in the lower end, which contains granules called herring bodies, which are nothing but एक खाली अपना जो सुप्रारेनल का कॉर्टेक्स है ना, उसको छोड़ के बाकी सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं और ग्रैन्यूल्स के रूप में स्टोर करते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट पिट्यूटरी. या आई विल नॉट, बिकॉज ये आपको ऑलरेडी ये आपके 12th का है. ओके, क्या बात कर रहे हैं, आपको फिजियो में भी हुआ है. गोनेडोट्रोफिन्स, this is thyrotropins and growth hormone, and this is gonadotropins and corticotropin. Okay, वो cells are called as corticotropes, thyrotropes. Gonadotropin growth hormone is secreted by somatotropes. उनका खाली ऐसा growth tropes वगैरह नहीं, it is somatotropes. ये आपको आपके मेडिसिन पोस्टिंग में वगैरह सब काम आने वाला है. ACTH, व्हाट इज ACTH? नाउ नेक्स्ट आई गो टू थायराइड, बिकॉज मैं पहले ग्लैंड्स खत्म कर देता हूँ. थायराइड. नाउ थायराइड मतलब फर्स्ट थिंग यू शुड राइट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम. क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इट इज एग्जांपल ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम. ये आपको अगर आया नहीं ना तो एग्जामिनर वहां से निकल जाता है, बोलेगा अगले साल मिलेंगे. देयर आर फॉलिकल्स लाइन्ड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम. फिर आपने क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोलेगा तो फिर देन द एग्जामिनर विल आस्क यू, डू दे ऑलवेज रिमेन क्यूबॉइडल? नो, they become columnar. They become columnar when they are in a very highly secretive phase. Otherwise they remain cuboidal. मेरे बाद किसका लेक्चर है? 10:30 को है. मुझे 10:30 तक नॉन एसी इसमें, हाँ मेरा 10:30 तक कोई नहीं है बीच में. ऐसा कैसे कर सकते हैं? नाउ क्वेश्चन, ये हार्मोन सीक्रेट कैसे होता है? जिया, सीक्रेट कैसे होता है ये हार्मोन? हाँ जिया को बोला. हाँ
डक्ट डक्टलेस है प्रथमेश. सो ये स्टोर यहाँ पे कोलॉइड के फॉर्म में होता है. तो जब हम बच्चों को पूछते कि वो सीक्रेट कैसे होता है, यहां से मैडम. हाँ मैडम बोलो. हाँ हाँ हो कधी आपलं मी हां okay. So what happens is the hormone is secreted by the cells stored in the form of colloid. तो आपको अगर कहाँ पे भेज रहे उत्तराखंड वगैरह जहाँ पे हिली एरिया है और फिर आप टेंशन में आ जाएंगे, अरे मैं 4 धाम यात्रा जा रहा हूँ फिर मुझे ये हो जाएगा क्या, उधर आयोडीन नहीं रहता है तो फिर मुझे कॉइटर हो जाएगा. नहीं. 3 months आयोडीन फॉर 3 months इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी. 3 महीने तक आप अंटार्कटिका में जाके भी रह सकते हो. उसके बाद अगर वहाँ पे आयोडाइज नमक नहीं है तो कॉइटर होगा. तो दिस इज थायराइड ग्लैंड हैज सम कैरेक्टरिस्टिक्स. 1, very rich blood supply, richest blood supply amongst all the organs. 2, it is the only endocrine gland which is dependent on an external substance for production of its hormone. मतलब आयोडीन नहीं तो थायराइड नहीं. बाकी ग्लैंड्स का ऐसा नहीं है, वो लोग प्रोड्यूस करते रहते हैं अपने डाइट में, कुछ भी करो वो कहाँ से तो जुगाड़ करके मैनेज करते. इसमें आयोडीन नहीं तो थायराइड नहीं. ओके. नाउ व्हाट हैपेंस इज दिस थायराइड ये यहाँ पे सीक्रेट होता है, यहाँ पे स्टोर होता है. तो जब बॉडी को जरूरत है, व्हेन बॉडी नीड्स इट, इट इज अगेन टेकन अप बाय द सेल्स. वही सेल्स जिन्होंने सीक्रेट किया था. एंड देन एट द बेस ऑफ द सेल इज अ ब्लड वेसल. सो इट इज सेंट इनटू द ब्लड वेसल एंड देन okay, so thyroid hormone moves like this into the follicle, again back passing through the cell into the blood vessel. This is the journey of the thyroid hormone. Thyroid hormone थोड़ा सा कम हो जाता है तो आपको नींद आने लगती है. मिक्सिडीमा, ऑल दिस यू मस्ट हैव दिस. तो मेरे को मालूम है, ये आप अपना ना नहीं बोल सकता, मेरे को उल्लू बना रहे. This all was there in your 12th standard. My daughter is in 12th standard. तो मैं वो सब पढ़ा हूँ. एंड ICSE में भी था, जो भी ICSE के थे उसमें तो पूरा एवरीथिंग वाज. सो व्हाट हैपेंस इज, एक मिनट. सो पर्सन जस्ट बिकम्स ऐसा, कुछ भी करने का मन नहीं करता है, ये जैसा आपके साथ बहुत बार होता है. पढ़ाई का किताब लेता है, परफॉर्मेंस इन द टर्मिनल्स गोज डाउन. तो यू कैन चेक योर थायराइड हार्मोन्स. कुछ कनेक्शन नहीं है, डोंट टेक इट सीरियसली. हाइपरथायरॉयडिज्म, बाकी टाइम आप हाइपोथायरॉयडिज्म में रहते हो. एग्जाम के 1 घंटा पहले आप हाइपरथायरॉयडिज्म में जाते हो. पाल्पिटेशन, स्वेटिंग, ट्रेमर्स. एग्जाम हाफ एन आवर बिफोर, वो हाइपरथायरॉयडिज्म. मैं जैसे आप रिलेट कर सकते हो सिम्टम. दैट इज नॉट हाइपरथायरॉयडिज्म. हाइपरथायरॉयडिज्म सिम्टम्स आर लाइक दैट. समटाइम्स यू मे कैन कम अक्रॉस अ पेशेंट. मतलब हमारे डॉक्टर ओपी कपूर सर जो थे, मैंने आपको बताया, उनके लेक्चर्स आप देखो यूट्यूब पे भी. ही टॉक्स अबाउट पेशेंट कमिंग टू कैजुअलिटी विथ पाल्पिटेशन, स्वेटिंग. मतलब पहला चीज यू थिंक ऑफ इज कार्डियक, फिर उसको प्लास्टिक करके घर पे भेजने का. फिर दूसरे दिन भी वो आएगा पाल्पिटेशन के साथ. प्लास्टिक क्यों करेंगे? बिकॉज आपका, किसी का, हमारा सबका अगर एंजियो किया ना, थोड़ा ब्लॉक रहता ही है. वड़ा पाव खाने वाले लोगों के साथ, चीज सैंडविच खाने वाले लोगों के साथ,
मैकडोनल्ड्स का बर्गर खाने वाले लोगों का थोड़ा ब्लॉक होने वाला है, बट अपना बॉडी चला लेता है सिस्टम्स कोलैटरल्स बना के। बट एंजियो करेंगे तो डॉक्टर बाहर आता है, आपका तो इतना ब्लॉक है 70-80%, प्लास्टिक करना पड़ेगा। तो प्लास्टिक करके पेशेंट घर पे वापस जाता है, दूसरे दिन वापस कैजुअलिटी में आता है। दैट इज थायराइड। पाल्पिटेशन, स्वेटिंग, डर जाता है ना आदमी, बिकॉज उन्होंने कहीं तो पढ़ा रहता है, फिर इंटरनेट पे वो देखते हैं पाल्पिटेशन, स्वेटिंग, पहला आता है क्या, हार्ट अटैक। सो पेशेंट आपके पास आ रहा है पाल्पिटेशन, स्वेटिंग्स, ऑल्सो थिंक अबाउट हाइपरथायरॉयडिज्म, ऑल्सो थिंक अबाउट हाइपरथायरॉयडिज्म। बट पहले रूल आउट कार्डियक इशू, नहीं तो आपके पास आएगा, आप बोलेंगे अरे हमारे सर ने बोला है बाबा तुमको हाइपरथायरॉयड, अरे बाबा दुख रहा है मेरे को तो, बाबा तुम्हारा थायराइड ज्यादा, टेंशन मत, ऐसा नहीं। और फर्स्टली उसका ईसीजी करो, सब कुछ रूल आउट करो, एंड आफ्टर रूलिंग आउट आपको रियलाइज हो रहा है कि उसको बार बार ऐसा होता है, पाल्पिटेशन चालू हो जाता है, स्वेटिंग होने लगता है, डरता है रे आदमी। सी, आपका एग्जाम नहीं और पाल्पिटेशन हो रहे, डरेगा ना। आपका कितना मार्च को आपका खत्म हो रहा है ये टर्मिनल, हाँ 15 मार्च, 15 मार्च को शाम को आपको पाल्पिटेशन हो रहे हैं। आप लोग सब 15 मार्च सेलिब्रेशन करने के लिए मूवी गए और उधर तर 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 स्वेटिंग हो रहा है, तो जरूरत नहीं ना, मतलब 1 मार्च को हुआ तो ठीक है, एनाटॉमी का पेपर है। सो hyperthyroidism, so this is one thing you have to think about. Somebody putting on weight, not feeling like studying, just feeling like sleeping always, hypothyroidism. Okay, even the menstrual cycles becoming irregular in a female, check the thyroid. Thyroid hormone kind of affects all the systems. Okay, after that I'll move on to lymph node. ये एक ऐसा स्लाइड है जो आप मिस नहीं करोगे, फॉलिकल्स दिखेंगे, फिर मेरे जैसा एग्जामिनर आपके पास आएगा, उसमें कॉर्टेक्स है, राइट, और मेडुला है, कॉर्टेक्स है और मेडुला है। फिर एग्जामिनर आपको पूछेंगे कि लिम्फ का फ्लो कैसा है लिम्फ नोड के अंदर, लिम्फ एंटर कहां से होता है, निकलता कहां से, एनीबॉडी? क्या बात है, तुझी शाळा कुठली रे, काय नाव तुझं? संकेत. Afferent lymphatics are here. Lymph enters from the convex area, from the capsule. Concave area का हाइलम है, वहां से lymph goes out. Okay? Hello. Lymph goes out, and from this concave area, artery enters, vein comes out from the hilum. So at hilum you see artery, vein and efferent lymphatic. Afferent lymphatics are here. उसका लॉजिक क्या है, क्यों afferent lymphatics ऐसे है और यहाँ से नहीं है, वो मैं आपको बताता हूँ। बिकॉज हमारे फॉलिकल्स यहाँ पे, what is the position of B lymphocytes and T lymphocytes in a lymph node? मैं आज हिस्टोलॉजी क्यों सिखा रहा हूँ मालूम है, ताकि आपको पता लगे कि मुझे हिस्टोलॉजी भी आता है करके। नहीं तो आपको लगेगा ये सर को मत पूछो यार, सर को खाली वो मसल और बोन भी नहीं आते सर, खाली ग्रॉस एनाटॉमी आते हैं। नहीं, मेरे को हिस्टो भी आता है, जस्ट आपको सिखा रहा हूँ। Follicles have B lymphocytes. Follicles have B lymphocytes. In the paracortical zone are T lymphocytes. Position
ऑफ टी लिम्फोसाइट कहाँ पे है? पैराकॉर्टिकल जोन। ओके, ये जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं ना, आपको सेकेंड ईयर में भी काम आने वाला है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉलिकल्स, वन विथ अ जर्मिनल सेंटर, वन विदाउट अ जर्मिनल सेंटर. Without germinal center are called as primary follicles. With germinal center are called as secondary follicles. Okay? फर्क क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी में? तो आपने वो स्कूल में वगैरह लास्ट डे पे आप मारते थे क्या किसी स्टूडेंट्स को? ऐसा आपका इसमें ट्रेंड था क्या? हमारे इसमें था, या फिर कुछ तो मारते समय कैसा उसको बीच में लेते हैं ना सब लोग, अरे बीच में ले उसको, बीच में ले, बर्थडे बम्स वगैरह भी देते हैं। हॉस्टल पे होता है कि बर्थडे बम्स? नहीं देना चाहिए प्लीज, बिकॉज आई हैव कम अक्रॉस पीपल हुज किडनी डैमेज, लिवर फट गया है विद बर्थडे बम्स, मेडिकल स्टूडेंट्स। अननेसेसरी जोर से यहाँ पे लात मारा। सब मैंने ये 20 साल के मेरे वार्डनशिप में एवरीथिंग आई हैव सीन। हॉस्टल में होली खेलते समय एक लड़का गिर गया और उसके दोनों मैंडिबुलर नेक फ्रैक्चर हो गया। फिर यहाँ पे उसको क्लिप लगाया था एंड मैंडिबल मूव नहीं करने का, मतलब कुछ खाने का नहीं। फॉर 1 month ही वॉज ऑन फ्रूट जूस एंड प्रोटीन शेक्स, 1-2 months टिल इट हील्ड। बाढ़ नहीं कर सकता ऐसे, यू कैन नॉट मूव योर मैंडिबल ऑल्सो, नॉट एबल टू टॉक प्रॉपरली ऑल्सो। ओके, सो यहां से एंटीजन आया, यहां से एंटीजन आया तो बी लिम्फोसाइट सारे बोले आया रे, ले रे ले उसको बीच में ले 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 ले, ले। फिर उसको बीच में लेके जाते, फिर उसको स्टडी करते, भाई कहाँ से आए तू, कौन है, किधर है, क्या नाम है? फिर उसको जब बीच में लेते हैं, फिर उसको रियलाइज क्या है उसका सब स्टडी करते हैं, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। सो न्यू बी लिम्फोसाइट्स, not new B lymphocytes, the B lymphocytes which are going to produce antibodies are produced here. And these newly formed cells, what are plasma cells? Activated B lymphocytes. So all these activated B lymphocytes are here which are going to produce antibodies, and therefore the center becomes pale. And that lymphoid follicle with a pale germinal center is called secondary follicle. आप में से अगर कोई गलती से पैथोलॉजी में गया, पैथोलॉजिस्ट बना, आई नो हिस्टोलॉजी देख के ही आप लोग ने, आधे से आधे लोगों ने शपथ लिया रहेगा कि बाबा मैं वो माइक्रोस्कोप के साथ जिंदगी भर नहीं रह सकता। बट कुछ लोग रहते हैं परवर्टेड, जिनको लगता है ना माइक्रोस्कोप से प्रेम हो जाता है उनको, एबनॉर्मल, सो लोग पैथोलॉजिस्ट बनते हैं। तो पैथोलॉजी में व्हेन आई गेट लिम्फोसाइट्स, व्हेन आई गेट a lymph nodes from a surgeon for histopathology, आप ऐसे मत सोचो कि हिस्टोलॉजी से छुटकारा मिलने वाला है। सेकेंड ईयर में एक पूरा सब्जेक्ट है हिस्टोपैथोलॉजी, जितना हिस्टोलॉजी अच्छा है उतना उसमें मदद होगा। तो देन व्हाट आई सी, अरे एक लिम्फ नोड है जिसमें सारे फॉलिकल्स को जर्मिनल सेंटर है, मींस दैट लिम्फ नोड इज इन्फेक्टेड। अरे लिम्फ नोड भेजा तुमने स्पेसिमेन, सारे प्राइमरी फॉलिकल्स है, मतलब उसमें एंटीजन नहीं है, देयर इज नो इन्फेक्शन। Okay, so when I look, there are multiple lymphoid follicles in a lymph node, all of them showing secondary follicles, means there is infection. I see only primary follicles without a germinal center, because germinal center means pale B activated B lymphocytes in the center which are producing antibodies. इस
जर्मिनल सेंटर के जो बॉर्डर पे कुछ सेल्स रहते हैं उनका नाम है एम सेल्स। क्या नाम है उनका? एम सेल्स। ये कौन है? तो अपने हर गली में एक ऐसा रहता है आदमी जो मारामारी नहीं करता। बाहर के लोग आते हैं तो बड़े भाई लोग मारते हैं, लेकिन वो इन्फॉर्मर रहता है। बोला ये पहले भी आया था अपने वहां से मस्ती करके गए। मेमोरी सेल्स, दीज आर मेमोरी सेल्स, दे रिमेंबर द एंटीजन। अरे ये स्ट्रेप्टोकोकस से आया था इधर, अरे तो कौन कौन है इधर, बोलो भाई सब लोग आ जाओ, जो जो है स्ट्रेप्टोकोकस के अगेंस्ट एक्टिवेटेड वो लोग आते हैं एंड दे इमीडिएटली प्रोड्यूस एंटीबॉडी बिकॉज दैट पैटर्न इज स्टोर्ड इन द बी लिम्फोसाइट्स, एम सेल्स। सो इसके लिए उनको इधर ही रखा है, सेंटर में ही रखा है, बिकॉज एंटीजन को कहाँ लेके जाने वाले हैं? सेंटर में। तो सेंटर के अराउंड देयर आर एम सेल्स। सो दैट इज अबाउट लिम्फ नोड। टॉन्सिल एंड लिम्फ नोड का जो स्लाइड है, इट विल बी ऑल सेम except that tonsil will show a tonsillar crypt and it will show lymphoid follicles. So lymphoid follicle के साथ crypt दिखा और lymphoid follicle के साथ stratified squamous non keratinized epithelium दिखा, oral mucosa, stratified squamous non keratin. So lymphoid follicle lined by stratified squamous non-keratinized epithelium and showing crypts, मतलब tonsils. बाकी फिर primary follicles, secondary follicles, B lymphocytes here, T lymphocytes in between the follicle. Okay? फिर the next slide. In the lymphoid section, there are two more slides. One is thymus and spleen. After that, I'm going to give you a break. Break. हाँ, छुट्टी नहीं। आपको नहीं सीखना है, आप बोलो मुझे. I can also chill. Already my throat is not good. Spleen. Oh, spleen. Spleen also has a hilum जहां से ब्लड एंटर होता है. इस स्प्लीन मतलब उसको लिम्फोइड ऑर्गन में इंक्लूड किया है, बट वो लिम्फोइड ऑर्गन है या कुछ अलग है? स्प्लीन इज अ हीमोलिम्फोइड ऑर्गन. स्प्लीन इज अ हीमोलिम्फोइड ऑर्गन. जो लिम्फ नोड था, मैं अभी जो ब्रेक देने वाला हूँ सानिया मैडम, उसमें आप अटेंडेंस लोगे. उसके बाद भी ब्रेक चालू रहेगा, बट पहले अटेंडेंस होगा to give justice to those who have come. तो लिम्फ नोड में यहां से एफरेंट लिम्फेटिक्स आ रहे थे. स्प्लीन में ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है. स्प्लीन में आर्टरी यहां से आ रही है, आर्टरी गोइंग लाइक दिस एंड वेन कमिंग आउट, वेन कमिंग आउट. ओके, प्लीज ये सब अच्छे से समझ लो. मेरे जो केएम के स्टूडेंट्स हैं ना, उनको जिनको मैंने ये स्प्लीन, लिम्फ नोड, जो जो पैथो में गए, मेडिसिन में गए, दे टोल्ड मी कि सर आज वो जो बेसिक्स है ना एनाटॉमी के, दीज आर द बेसिक्स आई एम टॉकिंग अबाउट. फिर वो ट्रैबेक्यूला में चले जाते हैं, आर्टरी के ब्रांचेस. सो एक सपोज ये ट्रैबेक्यूला है, सो आर्टरी का एक ब्रांच उसमें से चला गया, फिर वो बाहर आ जाता है, ट्रैबेक्यूला छोड़ के, ब्रांच ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी. और फिर the blood goes into sinusoids which are lined by elongated cells. Okay. उसके पहले
This, when it leaves the trabecula, it becomes lined by a lymphoid follicle. जैसा ही आर्टरी ट्रेबेकुले को छोड़ता है, आर्टरी इज लाइंड बाय लिम्फोइड फॉलिकल. स्प्लीन के स्लाइड में आपको पूछे जाने वाला 100% क्वेश्चन ये है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्प्लीन एंड लिम्फ नोड. So both of them show lymphoid follicles, but spleen shows a lymphoid follicle with eccentric arteriole. So this is the lymphoid follicle of spleen. This is the lymphoid follicle of lymph node. Spleen will show follicles with eccentric arteriole. वो सेंटर में नहीं रहते, थोड़ा सा eccentric. Okay. This आपने स्प्लीन के स्लाइड में लोग क्या लिखते हैं मालूम है ना? टू आइडेंटिफाइंग फीचर्स, व्हाइट पल्प एंड रेड पल्प. मतलब उधर खप जाता है, वो स्पॉट्स में खप जाता है. प्रॉब्लम इज वो स्लाइड जब वाइवा को आता है और फिर मेरे जैसा आदमी वहाँ पे वाइवा लेने आ जाता है, तो फिर मैं बोलता हूँ व्हाट इज व्हाइट पल्प एंड व्हाट इज रेड पल्प. सोनू, व्हाट इज व्हाइट पल्प एंड व्हाट इज रेड पल्प? व्हाइट पल्प इज नथिंग बट आवर WBCs, and there are two parts of the white pulp. One is periarterial lymphatic sheet, which contains T lymphocytes, and peripheral white pulp, which contains B lymphocytes. ये आपने याद नहीं रखा तो भी चलेगा, मैं आपको फ्रैंकली बताया तो एग्जामिनर नाच सकता है, उधर डांस करेगा वो, हिस्टोलॉजी खुश हो जाए. सो व्हाइट पल्प हैज टू कंपोनेंट्स, periarterial lymphatic sheet containing T lymphocytes and peripheral white pulp containing B lymphocytes. ओके, मैं मेरे सारे रिमोट मेमोरी पे लेक्चर ले रहा हूँ, खाली आप चेक कर लेना कहीं ये उल्टा तो नहीं. रिमोट मेमोरी मतलब मैं कल तक बाहर था, बॉम्बे गया, आज आया हूँ डायरेक्टली यहाँ पे आई हैव लैंडेड. वो हिस्टो का बुक भी मैंने ट्राई किया ढूंढने का, बट मुझे मिला नहीं. आपकी तरह मेरा भी हिस्टो का बुक. सो दिस इज व्हाइट पल्प. आर्टरी जब वो व्हाइट पल्प, एक्चुअली इट्स अ शीट, ऐसे मतलब आर्टरी ऐसे जा रही है, उसको कवर करके जो है जा, हम फॉलिकल बोलते हैं, दैट इज अ 2 डायमेंशनल थिंग, एक्चुअली इट्स अ शीट. फिर वो आर्टरी उसको जब छोड़ता है तो वहां से रेड पल्प चालू होता है. रेड पल्प हैज स्प्लिनिक साइनोसॉइड्स. स्प्लिनिक साइनोसॉइड्स इज मेड अप ऑफ लॉन्ग elongated cells called as stave cells, STAVE, stave cells. ये अरेंजमेंट आपको अच्छे से समझना है, देखो. और दिस यहाँ पे ना ऐसे रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं, रेटिकुलर फाइबर्स, वो स्टेव सेल्स को बांधे. तो यहाँ पे बीच बीच में जगह है, बीच बीच में जगह है. तो हमारे जो RBCs होते हैं वो यहाँ से RBC स्प्लीन में एंटर करता है. सो दिस साइनोसॉइड is surrounded by what is called as Billroth cords. ये वर्ड सुने हैं आपने? सुने हैं कुछ लोग? Billroth cords, which is made up of macrophages and monocytes. So बाहर क्या है? Macrophages and monocytes. स्प्लीन के सब्सटेंस में ये कौन है? मैक्रोफेजेस, अली बाबा और 40 चोर.
तो 40 चोर ये है। आरबीसी कौन है? वो अली बाबा है। अली बाबा गुफा में घुस गया। अली बाबा का स्टोरी मालूम है ना आपको सब, बचपन में सुनाए रहे। उसने एक बार देखा कि वो 40 चोर जा रहे गुफा में, और क्या बोलते हैं गुफा खोलने के लिए? खुल जा सिम से। तो सिम अनलॉक हो गया, वो अंदर चले गए। नाउ इफ दिस आरबीसी इज नॉर्मल, इफ दिस आरबीसी इज नॉर्मल, दिस आरबीसी गोज बैक। ये मोनोसाइट मैक्रोफेजेस उसको कुछ नहीं करते, वो चला जाता है अंदर प्रेशर के कारण। इसके अंदर जो प्रेशर है वो सब करते चलो। इफ दिस आरबीसी शोज मलेरियल पैरासाइट, तो वो अली बाबा का एक भाई था, क्या नाम था उसका? कासिम। कासिम कासिम ने देखा, अच्छा अली बाबा का पैसा आ गया। तो कासिम की जो बेगम थी वो बोली, और वो देखो अली बाबा की इधर इतना है, तो आप भी जाओ। फिर वो अली बाबा के पीछे पीछे, फिर वो बोला खुल जा सिम सिम, अंदर गया और फिर बाहर नहीं आ पाया, उसको मार दिया। अली बाबा कौन है? नॉर्मल आरबीसी। एग्जाम में लिखना नहीं है ये सब कुछ। कासिम कौन है? कौन है कासिम? आरबीसी विथ अ मलेरियल पैरासाइट, आरबीसी विथ सम एबनॉर्मेलिटी लाइक हेरिडेटरी स्फीरोसाइटोसिस, मतलब उसको शेप में प्रॉब्लम है, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल आरबीसीज। जरा भी एबनॉर्मल दिखा कासिम, ये 40 चोर कौन है? मोनोसाइट एंड मैक्रो, मार देते उसको मार देते। दैट इज हाउ मलेरिया में स्प्लीन का साइज बढ़ता है। आप कभी भी फीवर में गए रहेंगे, फिर डॉक्टर ने आपको लेटा रहेगा और राइट इलियाक फोसा से, वो तो आपको सिखा है ना फिजियो में, राइट इलियाक फोसा से ऐसे 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 यहाँ तक जाते हैं। स्प्लीन इज पाल्पेबल ओनली, इट बिकम्स डबल ऑफ इट्स साइज। क्यों होता है डबल? बिकॉज ये मार रहे हैं आरबीसी को। हर एक आरबीसी में क्या है? मलेरियल पैरासाइट। जैसे मलेरियल पैरासाइट दिख रहा है, ये मार रहे। स्प्लीन एनलार्जेस, पर्सन सफर्स फ्रॉम एनीमिया आफ्टर मलेरिया, बिकॉज इतने आरबीसी को मार दिया। क्यों मार दिया? अभी कुछ आरबीसी हमारे अच्छे हैं, जैसे सिकल शेप्ड आरबीसी है, उनको ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अच्छे है, उसमें मलेरियल पैरासाइट नहीं है। बट ये लोग क्या है ना, इनको पता है कि एबनॉर्मल, तो ये लोग मार देते। इसके लिए ट्रीटमेंट ऑफ सिकल सेल एनीमिया, हेरिडेटरी स्पिरोसाइटोसिस और इज टू रिमूव द स्प्लीन। स्प्लीन को निकाल देते हैं तो आरबीसीज का किलिंग बंद हो जाता है। फिर द पर्सन सफर्स फ्रॉम व्हाट इज दैट कॉल्ड वेयर आरबीसी काउंट इंक्रीजेस? पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया होता है तो वो क्या करता है? फिर वो ब्लड बैंक में जाता है, एज अ ट्रीटमेंट वो ब्लड निकालते हैं और वो ब्लड फेंक देते हैं, किसी को देते नहीं। ही गोज टू अ हॉस्पिटल, हर एक महीने में एक बॉटल ब्लड निकाल के फेंक दे। ओके, दैट इज द ट्रीटमेंट, बिकॉज उसका पॉलीसाइथेमिया कंट्रोल में आता है। आपने मेरा रिसेंट वीडियो देखा इसके ऊपर? बाय एनी चांस मैं उसको डालता हूँ कि मैं ब्लड डोनेशन करने गया था, फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि वो डोनेशन वाले इतना क्वेश्चन पूछ रहे थे, किसका ब्लड है, इतना बाल्टी में क्यों लाया, उसमें जो उंगली गिरा है वो किसका है। ओके, इस कैटेगरी नहीं, थोड़ा टाइम रुको, ब्रेक के बाद। हाँ, उधर ही खड़े रहो। इसमें थर्ड कैटेगरी है आरबीसी विच इज मोर देन 120 डे ओल्ड। इसको भी मार देंगे, ये मार देंगे। क्यों मारेंगे? नहीं, वो 120 से ज्यादा ओल्ड हो जाएगा ना तो उसका फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगा। अभी आपके फ्लेक्सिबिलिटी और मेरे फ्लेक्सिबिलिटी में अंतर है। आप कुछ भी कैसे भी नाच सकते, मैं नहीं नाच सकता।
मैं कल स्विमिंग पूल में गया था, एक जमाना था जो मैं ऐसा ऐसा जंप मारता था, ऐसा ऐसा। कल मैं स्विमिंग पूल में था तो more than 120 day old मार देते। So this is how spleen controls the RBC population, RBC count. This is red pulp. So red pulp is made up of sinusoids and Billroth cords surrounding the sinusoids, which contains monocytes, and macrophages. Monocytes and macrophages. Okay? So this is, आपको ऐसा यूरेका जैसा फीलिंग नहीं आता कि यार ये तो कैसे आरबीसी कैसे एलिमिनेट किए जाते हैं हमारे बॉडी से। सो वो आरबीसी, सो कासिम इज आरबीसी विथ मलेरियल पैरासाइट, कासिम इज abnormally shaped RBC, कासिम is RBC more than 120 day old. So now the last in the lymphatic system is thymus. अभी तक जो आपको सारे सिखाए, नहीं मैं रोकूंगा नहीं, लास्ट उसमें जो ये जो तीनों आपको सिखाए, lymph node, tonsil, spleen, these are secondary lymphoid organs. थाइमस इज अ प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। जैसे मैंने बोला थायराइड ग्लैंड कैसे अलग है, वैसे थाइमस अलग है। थाइमस इज अ प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो बी एंड टी lymphocytes, they are formed in the bone marrow and they go and occupy follicles in lymph node, बरोबर। peripheral white pulp in spleen, T lymphocytes formed in thymus. So thymus has only T lymphocytes. Thymus क्यों अलग है? जब थाइमस क्वेश्चन पूछता है मैं ऐसा क्यों हूं, इट्स अ प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। इट डज नॉट शो लिम्फॉइड फॉलिकल्स। नहीं तो आपका अपना पैटर्न चालू रहता है स्टूडेंट्स का, सर दिस इज लिम्फॉइड ऑर्गन थाइमस एंड सर इट शोज लिम्फॉइड फॉलिकल्स। अरे कैसे रहेगा, उसमें बी लिम्फोसाइट होता ही नहीं है। आपने क्या सीखा, फॉलिकल्स में क्या होता है, बी लिम्फोसाइट्स, और स्प्लीन के फॉलिकल में व्हाइट पल्प में टी बी होता है, पेरीआर्टेरियल लिम्फेटिक एंड पेरिफेरल व्हाइट पल्प। बट अदरवाइज लिम्फ नोड के फॉलिकल्स में क्या होता है, बी लिम्फोसाइट्स। थाइमस इज अ प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। यहाँ पे हमारे टी लिम्फ, उसमें भी कॉर्टेक्स मेडुला होता है, ओके, कॉर्टेक्स। एंड थर्ड थिंग अबाउट थाइमस, थाइमस डज नॉट हैव रेटिकुलर फाइबर्स, इट ओनली हैज रेटिकुलर सेल्स। These reticular cells, they form blood thymic barrier. They form blood thymic barrier. तो एग्जाम में थाइमस के स्लाइड में यू कैनॉट एस्केप दिस क्वेश्चन, व्हाट इज ब्लड थाइमिक बैरियर। इसमें मैं जरा से एक एग्जैजरेटेड व्यू दिखा रहा हूं, एक बड़ा करके। सो इतना बड़ा नहीं रहता है, इसके अंदर ऐसे टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, बट एक को मैं जरा सा एनलार्ज व्यू दिखा रहा हूँ। ये एक सेल है, रेटिकुलर सेल, ये दूसरा रेटिकुलर सेल है, ये तीसरा रेटिकुलर सेल है। ये तीनों एक दूसरे से टाइट जंक्शन करते हैं और अंदर होते हैं डेवलपिंग टी लिम्फोसाइट्स, अंदर होते हैं डेवलपिंग टी लिम्फोसाइट्स। सो these developing T lymphocytes are kept under ultra protection. They are kept under ultra protection because यहाँ पे blood vessels वगैरह रहेंगे। तो ब्लड वेसल्स के जो हमारे नॉर्मल आरबीसीज है
हमारे नॉर्मल WBCs है, बाकी के प्लेटलेट्स है, नॉर्मल टिश्यू है, कोलेजन है, इसके अगेंस्ट ये लोग सेंसिटाइज हो जाएंगे टी लिम्फोसाइट्स. सो देयरफॉर दे आर केप्ट अंडर प्रोटेक्शन. ओवर प्रोटेक्टेड चिल्ड्रन का एग्जाम्पल है. गौतम बुद्ध कैसे थे ना, बाहर मत जाओ, बाहर मत जाओ, बाहर मत जाओ, बाहर मत जाओ, कुछ मत देखो. उनके पेरेंट्स ने, फिर एक दिन वो बाहर गए और उन्होंने दुनिया देख ली. ओके, सो दिस आर T lymphocytes are overprotected children. टाइट जंक्शन रेटिकुलर सेल्स ने उनको पकड़ के रखा है. ये ब्लड थाइमिक बैरियर केवल कॉर्टेक्स में होता है, केवल कॉर्टेक्स में होता है. वहां से सेल्स मेडुला में आते हैं, मेडुला में आते हैं और मेडुला में से ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, मेडुला में से ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं. Now comes the most breaking news about thymus. %95 of T lymphocytes formed in thymus are killed. Killed. मार देते उनको, अपने ही लोगों को मार देते. बिकॉज जरा भी अगर संशय हो गया, जरा भी संशय हो गया कि ये अपने बॉडी के किसी सेल के अगेंस्ट एक्ट कर सकता है, ओके. थाइमस, अफगानिस्तान, तालिबान, याद रखो, अपने लोगों को मारो. 95%. अरे बाबा जरा संशय होगा, अरे मार दो उसको. ओनली दोज 5% सेल्स, ओनली दोज 5% सेल्स अबाउट हुम दे आर श्योर कि ये लोग अपने बॉडी के हेड से टो से लेके किसी भी टिश्यू को हार्म नहीं कर सकते, उनको मेडुला में और फिर ब्लड वेसल. Okay, so this is thymus, blood thymic barrier. All T lymphocytes are kept under blood thymic barrier so that they don't get sensitized against our own body tissues. और जब वो blood thymic barrier break होता है, thymus के diseases होते हैं, तो person develops autoimmune diseases. इसके लिए ऑटो इम्यून डिसीजेस में वन थिंग दैट डू इज थाइमस को काट देते हैं, बिकॉज वो ऑलरेडी डिसफंक्शनल हो गया है. और उसका एग्जाम्पल है श्रीमान अमिताभ बच्चन, माइस्थेनिया ग्रेविस. सो माइस्थेनिया ग्रेविस में द एंटीबॉडीज दे आर डायरेक्टेड अगेंस्ट आवर ओन रिसेप्टर्स ऑफ एसिटिलकोलिन. वो उधर जाके बैठ जाता है, हम लोग आ गए, फिर एसिटिलकोलिन बताइए मेरा सीट है, तेरा सीट है, हम लोग पहले आए. तो बॉडी मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता. ओके, उस पे भी इलाज है, व्हाट वी. सो फिर देन ऑटो इम्यून डिसीज वेरी बैड. दंगल की जो हमारी एक्ट्रेस थी ना, she passed away at age of 19 because of dermatomyositis. The one who played the small Babita ka role, she died. Okay, she died. Yeah, she passed away because of this autoimmune disease. So autoimmune disease मतलब हमारे ही बॉडी के अगेंस्ट अपने ही WBC. उनको मारना किसको है? जैसे कोई सोल्जर अपना गया इंडिया के बॉर्डर पे, अपने इंडिया में ऐसा कभी होता नहीं, पर वो सामने वाले को मारने की वजह से अपने बाजू वाले को मारा है, वाह भाई कर क्या रहे, दैट इज ऑटो इम्यून डिसीज. सोल्जर अपने बॉम्बे में आया एक दिन और उसने गुर्र क्या, ऐसा होता नहीं, इंडिया में ऐसा होता नहीं, बाकी कंट्रीज में होता रहेगा, बिकॉज देयर आर साइकोलॉजिकल इश्यू. आई एम जस्ट
टॉकिंग। सो अपनों को मार रहा है, दैट इज ऑटो इम्यून डिसीज। सो इसके लिए इनको इतना संभाल के ये किया जाता है। इसके लिए 95% T cells are killed. Okay, so this is very very important for understanding clinical diseases. So I give you a break. मिलेंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। So moving ahead with the histology. So now we move on to the other systems, and that is esophagus. Starting with the oral cavity, tongue. Tongue, you will see a slide like this. ऐसा ही दिखता है वो, okay? And the slide also looks like this. हाँ, तो stratified squamous non-keratinized epithelium. Stratified squamous non-keratinized epithelium, where there are filiform papillae and fungiform papillae. Fungiform papillae, they have taste buds. Filiform papillae, then why they are there? To make the tongue rough. आप लोग बोलते हैं ना, she has a very rough tongue. Everybody has a rough tongue because of filiform papillae. And why the tongue is made to be rough? For getting a grip. If the tongue would have been smooth, the food would have been kind of become slippery from here to there. Okay? Then you may see a muscle here, genioglossus. So striated muscle is seen. A lymphoid tissue or here, lingual tonsil. You will see a mucus gland also. This should be the part of sublingual gland. Okay? Sublingual gland. So multiple things are seen along with the slide of the tongue. Okay? What are they? Filiform papillae, then fungiform papillae, striated muscle, and lymphoid, the lingual tonsil, then mucus gland. Okay? And then we see the circumvallate papillae. Now I am drawing a circumvallate papillae like this. This is one circumvallate papilla. Circumvallate papilla. This circumvallate papilla, here are these fissures around the papilla, and here are glands. Anybody knows the names of these glands? Von Ebner's glands. Von Ebner's glands. What do this von Ebner's gland do? So this circumvallate papillae, although in the anterior 2/3 of the tongue, they are innervated by the glossopharyngeal nerve. Innervated by glossopharyngeal nerve. Von Ebner glands यहाँ पे नहीं रहता है, सॉरी, ज़्यादा यहाँ पे रहता है. They secrete the substance, secretions, which mix with the food, and that component which gives taste to the food, salt, spices, sweet, sugar, and then the sense we can, therefore whenever we are sick, we are dehydrated. When we are dehydrated, the secretions of von Ebner glands go down. इसके लिए हमको किसी चीज का टेस्ट ही नहीं आता. फिर वही आपकी माँ आपको पूछती है, अरे सैंडविच खाएगा, ग्रिल्ड बनाते हो, चीज.
बर्गर खाएगा, मैकडी से मंगाऊं, बिकॉज what is happening is the secretions of von Ebner glands, which are the ones which mix, and then यहाँ पे जो नर्व्स के ये रहते हैं ना, उस पे वो एक्ट करता है. ओके, सो द एंड इस देयरफॉर दैट सिक्रेशन इज रिक्वायर्ड. तो इसके लिए बीमार आदमी के लिए लोग फ्रूट जूस लेके जाते हैं, उसका टेस्ट आता है, बिकॉज दैट फूड इटसेल्फ इज लिक्विड. That food itself is liquid and it can very easily act. You are getting why सारे हॉस्पिटल्स के बाहर एक फ्रूट जूस वाला रहता है, और ये पाइनएप्पल जूस बना के देते हैं. वो कब तो उसका धंधा चलता है, बिकॉज ये सब लोग डिहाइड्रेटेड रहते हैं बिकॉज ऑफ फीवर, उनका टेस्ट चला जाता है. सो दिस गोज इन वेरी फास्ट. So that's about the histology of tongue. Moving on to the next organ, and that is esophagus. So थोड़ा सा केराटिनाइज्ड टॉपिंग रहता है फिलीफॉर्म पैपिले पे, although we say stratified squamous non-keratinized epithelium, but there is a keratinized topping on the filiform papillae to make it rough. Esophagus. Whenever we talk about any GIT slide, there are these four layers: mucosa, submucosa, muscularis and serosa. So you have to write about every GIT tract कि ये स्लाइड मैं ऐसा क्यों हूँ, why I am different from others, how esophagus is different from others. चलो, let's talk about mucosa. Stratified, squamous, non-keratinized epithelium. तो esophagus का जो mucosa है that is stratified. बाकी पूरा जीआई ट्रैक में आपको सब जगह सिंपल एपिथेलियम मिलेगा. ये एक ही एरिया है जहां पे यू विल फाइंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम. क्यों? वन, इस स्टमक का एसिड से प्रोटेक्शन, बिकॉज स्टमक का एसिड ऊपर आता है, हार्टबर्न होता है ना आप लोगों को. टू, भगवान को मालूम था ये लोग नाट चबा के नहीं खाएंगे, इनको बोला है कितनी बार चबाने का रहता है, 32 बार, 32 टाइम्स, बट नहीं खाते हैं ये लोग, घुसेड़ देते हैं पेट. सो दैट कैन डैमेज द इसोफेगस अगर सिंपल एपिथेलियम है तो. इसके लिए उसको ऑलरेडी प्रोटेक्ट करके रखे, भाई तुम लोग खाओ जो पिज्जा का क्रस्ट, सो तो ब्लीडिंग हो जाएगा सिंपल एपिथेलियम. एंड 3, देयर इज नो एब्सॉर्प्शन इन इसोफेगस. अगर एब्सॉर्प्शन उसका फंक्शन रहता था, सो देयर कुड हैव बीन अगर एब्सॉर्प्शन उसका फंक्शन रहता था तो देयर कुड हैव बीन simple epithelium. Simple epithelium is involved in secretion, simple epithelium is involved in absorption. यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है. So that is the reason esophagus has stratified squamous non-keratinized epithelium. Going ahead, next layer कौन सा है? This is about mucosa. Next layer कौन सा है? Submucosal glands. In GI tract, mucosa के layers कौन से हैं आगे? Epithelium, lamina propria, muscularis mucosa. In the GI tract, all the glands are in lamina propria except two regions, esophagus and duodenum. ये दो जगह पे esophagus में there are submucosal glands and duodenum there are Brunner's glands. So this is how submucosa is also different. Esophagus, all layers are different. Next layer is muscularis, externa, बरोबर? That is also different.
In upper one third, there is stratified epithelium. In lower one third, there is stratified muscle. In lower one third, there is smooth muscle, and middle one third, there is mixed. Middle one third, there is mixed. This is how esophagus का third layer भी अलग है. ओके अच्छा ऑन किया तुमने अभी, मतलब समझा भी नहीं. फुल एकदम, आई अप्रिशिएट दैट. All three layers different: mucosa, submucosa, and muscularis. So that's about esophagus. Next is stomach. Stomach में दो slides है: stomach fundus and stomach pylorus. So stomach fundus में there are gastric pits. This is the gastric pit. And below the plate pit, this is the gland. Okay? So gland secretes their secretion in the pits and it comes out. Stomach मतलब simple columnar epithelium. Stomach से simple columnar चालू हो जाता है. Stomach से simple columnar epithelium चालू हो जाता है. The ratio of the pit to the gland in the fundus is 1/4 to 3/4. Small pit, longer gland. 1/4. So pit to gland ratio. This is all in lamina propria. Pit to gland ratio in fundus is 1/4, 3/4. In pylorus, it is. आपने किसी ने वो गाना सुना है कि प्यार का वादा सुना? 50-50 50-50. Okay, so pit is half and And is half. pit is half and gland is 50-50, while it is 25 and 35. So this is in pylorus. Fundus pylorus difference. Then और एक difference है stomach में, and in the muscularis externa layer there is an additional oblique layers. Additional oblique layer. Okay, so that's how stomach is different. After stomach comes duodenum. So duodenum, I have already told you, columnar epithelium, submucosal glands will be there. अच्छा एकदम, of course इसमें in the small intestine the feature is villi. These villi are leaf shaped in jejunum. These villi are finger shaped in ileum. So this is a villi in duodenum. This villi becomes very large in jejunum, becomes finger shaped in ileum. This villi will be lined by columnar cells. Okay? But in case of duodenum, after the muscularis externa, here there will be, अरे सब म्यूकोजा में भी ग्लैंड दिखेंगे आपको डिओडिनम के स्लाइड में, ब्रूनर्स ग्लैंड. ओके, सब म्यूकोजा विल हैव, which will be not seen in jejunum, which will be not seen in ileum. ये विला ऐसे इतना क्लासिकल लीफ शेप नहीं दिखते बिकॉज वो अलग अलग इसमें कट होते हैं ना, तो इधर एक ऐसा कट विला ऐसा भी दिखेगा. बट देर आर पेयर्स पैचेस. Pairs patches in ileum. Ideally, जो आपको यहाँ पे नहीं दिखता है, because you are seeing only 2-dimensional view. In a 3-dimensional view, this has to be written theoretically. Very less villi on the pairs patch. क्यों? बिकॉज पेयर्स पैच क्यों है? आप लोग इधर पानी पूरी भेलपूरी खाते हैं रास्ते पे, वो आदमी क्या हाथ धोता है क्या करता है आपको मालूम नहीं.
उसके लिए ये पेयर्स पैच बनाया भगवान ने। तो यहाँ पे है एम सेल, एम सेल, एम सेल मतलब इतने सारे नहीं रहते, थोड़े से एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। उधर कैसे मेमोरी सेल्स थे ना, तो ये वो एंटीजन तुम्हारे पानी पूरी, ये फटा हुआ पूरी उसका जो पानी गिरा उसमें एंटीजन, तो ये एम सेल पकड़ेगा और पेयर्स पैच में लेके जाएगा और एंटीबॉडीज बनाएगा, एंटीबॉडीज बनाएगा उसके आगे। So there are antigen presenting cells in the epithelium of the ileum. Okay. So this will have Peyer's patches. This will not have Peyer's patches. This will not have Peyer's patches, but this will have submucosal glands. So you see villi and Peyer's patches. It is ileum. Villi and submucosal glands. It is jejunum. Villi without submucosal glands, villi without Peyer's patches, it is jejunum. ये आपको अपेंडिक्स भी सिखाया क्या? अपेंडिक्स का स्लाइड इज वेरी क्लासिकल बिकॉज इट विल बी अ राउंड स्लाइड लाइक दिस, और इसमें आपको ऐसे, और यहाँ पे ह्यूज लिम्फॉइड फॉलिकल्स दिखेंगे, ह्यूज, ऐसा ही दिखता है वो स्लाइड। वाइल इनके स्लाइड में लूमेन नहीं दिखता है, जेजुनम इलियम के स्लाइड में वो ऐसे कट, बिकॉज उसका लूमेन काफी लंबा रहता है ना, बट अपेंडिक्स का जो लूमेन है वो बहुत छोटू सा है, तो अपेंडिक्स का स्लाइड ना आपको पूरा दिखेगा। यू विल सी अ लूमेन एंड यू विल सी ह्यूज लिम्फॉइड फॉलिकल्स, ऐसे लिम्फॉइड फॉलिकल्स दिखेंगे, ये लिम्फॉइड फॉलिकल्स है। And that is why appendix is also called abdominal tonsil. Appendix is also called as abdominal tonsil. उसका फंक्शन आपके आईसीएससी के टेक्स्ट बुक में लिखा है कि इट इज फॉर डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज इन लोअर एनिमल्स, बट इन ह्यूमंस इट डज नॉट हैव अ फंक्शन। है, मैंने आपको बताया था पहले, सर्जन्स उनका घर कैसा चलेगा, उनके भी बच्चे हैं, बच्चों की फीस भरने हैं, घर का भाड़ा भरना है, गाड़ी का हफ्ता भरना है, तो उसके लिए भगवान ने क्या बनाया? अपेंडिक्स। सर्जन तुम लोग खुश रहो, तुम्हारे शहर में हर, तुम्हारे गली में, तुम्हारे अपार्टमेंट्स में, तुम्हारे एरिया में, तुम्हारे कॉम्प्लेक्स में किसी ना किसी को भागते हुए आएगा। सो दैट इज अबाउट गॉल ब्लैडर का एक स्लाइड है आपके पास। वो गॉल ब्लैडर का स्लाइड ना, एपिथेलियम ऐसा ऐसे ऐसे दिखता है, एंड द थिंग विच यू हैव टू राइट इन गॉल ब्लैडर, टॉल कॉलमनार एपिथेलियम, टॉल कॉलमनार एपिथेलियम, ये वर्ड आना चाहिए गॉल ब्लैडर के स्लाइड में। Now again going back to general histology, skin has epidermis and dermis. Epidermis has 5 layers, dermis has 2 layers. What are the 2 layers of dermis? Papillary layer and reticular layer. Papillary layer, which forms the papilla, and reticular layer. And then above this, so 2 layers of dermis, 5 layers of epidermis. वापस अटेंडेंस लूं क्या मैं? खड़ूसगिरी करूं थोड़ा सा? Stratum basal. Epidermis shows 4 types of cells: keratocytes,
one. This keratocyte is arranged in 5 layers. Epidermis of skin. ये सब मेरे लेटेंट मेमोरी पे चल रहा है काम, जरा सब पढ़ो भी आप बाद में. मेलानोसाइट्स, Merkel cells and Langerhans cells. Okay? There are keratocytes which are arranged in 5 layers. Then there are melanocytes. Apart from keratocytes, 3 other cells. Melanocytes which give skin the color. Merkel cells which are innervated by nerve, so sensory. And Langerhans cells मतलब हमारा BMC, कचरा बिचरा हटाओ, ओला सूखा कचरा उठा के लेके जाते हैं. So these are kind of modified macrophages which remove the dead matter. Okay, so keratocytes plus 3 other varieties of cells. So keratocytes are arranged in 5 layers. Stratum basale. Next is stratum spinosum. तो आपके और मेरे बॉडी में अगर हमारा सेक्शन लेके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा तो यू विल नॉट सी स्ट्रेटम स्पाइनोसम like this. All the 5 layers are seen in what skin? Thick or thin? Thick skin. Thick skin is here. So what happens is, there are these cells which are attached to each other at tight junctions. There are these cells which are attached to each other at tight junctions. Through these tight junctions, even some keratin fibrils also go inside. Okay? What happens is, during tissue processing, alcohol is used, which alcohol kind of absorbs the water from the cells and the cells shrink. So when they shrink, they remain still attached to each other at those tight junction points. And therefore these cells appear spinous. And that is called as stratum spinosum. Actually in your and my body these cells are not spinous, but ये लेके अगर टिश्यू प्रोसेस किया तो वो सेल स्पाइनस बन जाता है. बट वो स्पाइन्स का इंपॉर्टेंट क्या है? व्हाट आर द स्पाइन्स? पॉइंट, दे आर टाइट जंक्शंस. And they are the ones which are responsible for the important function of the skin, which is called as barrier. Maruti, barrier. क्या function है? Barrier. Skin का most important function is barrier, and that is the reason people with burns they die, because ये barrier है. और क्या जबरदस्त barrier है भाई. तुम इधर उधर जाओ, किधर भी गंदे इसमें नाले में इधर गिरो, कुछ नहीं होता है. बट बर्न्स अगर हो गया, गिरे रहेंगे ना आप किधर, तो नाले में, चिखल में, बारिश में, बचपन से कहीं तो गलती से गंदे चीज पे पैर रख दिया, कुछ हुआ आपको? नहीं, पैर धोया, खत्म, मैटर इज ओवर. बिकॉज ये बैरियर है. बट जब बर्न्स में ये बैरियर हट जाता है, पर्सन डाइज ऑफ 2 things. 1 is evaporation, dehydration, and 2 is infection. सीधा एक्सेस मिला ना, स्किन गया ना तो सीधा एक्सेस मिला. बॉडी क्या फाइट मारेगा? बॉडी है, बट जब तक स्किन है तब तक बॉडी का इम्यून सिस्टम है. स्किन गया, पर्सन. देयरफॉर स्किन डोनेशन करके एक प्रकार है. मैं ये आपके बॉडी डोनेशंस का काम करता हूँ आपके नायर में. स्किन डोनेशंस, पहले बॉडी का स्किन डोनेट करके आए क्या? मैं बोला आओ. तो वो स्किन जो है ना, इट इज द बेस्ट बैंडेज, इट इज द बेस्ट प्लास्टर इन केस ऑफ बर्न्स. तो ऊपर का लेयर निकालते हैं, एपिडर्मिस, और खाली उसको ऐसा ड्रॉप करते हैं बर्न्स केस में, वो एब्सॉर्ब कर लेते हैं.
It acts as a barrier. It's one of the best bandage for burns patient, skin donation. Okay. So this is the layer which is responsible for barrier, along with the next layer, stratum granules. क्यों बोला है उनको ग्रैन्युलोजम? कौन से ग्रैन्युल्स होते हैं? तो लिख नहीं रहा है, इसके लिए तेरे को पूछ रहा हूँ. Keratohyaline granules. What granules are there in stratum granulosum? Keratohyaline granules. These keratohyaline granules are secreted in between the cells. These keratohyaline granules are secreted in between the cells. Okay? And they act like a cement. समझा ना? तो मतलब ये ईंट है और ये सीमेंट है. And that's how this is another layer which is responsible for barrier. So spinosum because of tight junctions, and stratum granulosum because of keratohyaline granules which act like a cement which is put between the two cells. The next layer is stratum lucidum. रविंद्रनाथ टैगोर का where the mind is without fear सुना है poem? Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world is not broken into fragments by narrow domestic war. Currently world is broken into fragments. ना मैं ये country हमारा, ये तुम्हारा, ये जात का है, वो जात का, ये religion, वो religion. Stratum lucidum. All barriers are broken. So you don't see the cells. You see a homogeneous layer. Okay, you don't see the cells. That happens in stratum lucidum. You don't see the cell borders. You see a homogeneous layer. And stratum corneum. This stratum corneum is just a keratin layer. Stratum corneum is a keratin layer. Dead cells. इसके लिए कौन सा टाल यूज करना चाहिए? Turkish towel. So after bath, firstly during bath we should use a scrub. Why? Because there are dead cells. वो खाली साबुन से नहीं निकलने वाले. There are dead cells. So इसके लिए scrub should be used. And after bath, आपको बचपन में आपकी माँ ने किया रहेगा क्यों? बिकॉज डेड सेल्स. उसको हिस्टोलॉजी मालूम नहीं, बट वो अगर नहीं किया, ऐसा हो गया 3-4 दिन आप ऐसे ही कहीं गए हैं या बहुत ठंडी है, फिर आपका मन ही नहीं कर रहा है बाथरूम के अंदर जाने का, फिर डेड सेल्स होते हैं. और फिर आपने सबने कभी ना कभी गंदगी एक्सपीरियंस किया और फिर आप उधर ऐसा सब मैल आता है काला. अरे मैं तो घर के बाहर गया ही नहीं, तो ये कहाँ से ये आ गए? These are your dead cells. यहाँ पे करने के बाद these are dead cells. इसके लिए जो आदमी सालों से नहाया नहीं वो भिखारी. This is all stratum corneum, the dead cells. Scales are there like. Okay? So that is stratum corneum. So a thorough bath is necessary every day because these dead cells are there. So that gets removed. वो भगवान ने अपने भरोसे पे वो stratum corneum बनाया है कि आप बात लोगे करके. You must have heard of a disease called as psoriasis. So normally बहुत टाइम लगता है. I don't know the exact time. Suppose we say 28 days for a cell to move from here to here. बेजाले से कॉर्नियम तक.
बट वो जब 4 से 7 दिन में होने लगता है, तो दैट पर्सन, so many cells are produced here and they are coming on the corneum, वो हैंडल नहीं करता है। बॉडी को आदत है कि फुर्सत में आता है, यहाँ से आदमी नहाता है चला जाता है। यहाँ पे रेट हैज इंक्रीज सो मच एंड देयरफॉर देन स्ट्रैटम कॉर्नियम इतना प्रोड्यूस होता है, फिर वो इन्फ्लेम होता है, इन्फेक्ट होता है, रेड पैचेस आ जाते हैं, बिकॉज बॉडी इज नॉट एबल टू हैंडल दिस ओवर प्रोडक्शन of stratum of the keratocytes, that is psoriasis. Okay. Okay, so we stop here. We'll continue with histology next time. Thank you.